15 अक्टूबर 2022 शिफ्ट सेकंड यानी कि इवनिंग शिफ्ट की जो प्रश्न थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के, उनको हम यहाँ क्रम वाइज देखते हुए आ रहे हैं और उसी क्रम में एक वीडियो आपके लिए और मैं यहाँ पे अपलोड किया हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन उसमें है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि जजिया, ये जजिया थी, ये जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। जजिया एक कर था, क्या था? जजिया था एक कर था। जैसे आपने सुना होगा कि कई प्रकार के कर थे, जिसमें एक कर जजिया कर भी था, और जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का इसमें नाम पूछा है। तो आपको ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, और दूसरा आपके सामने है हुमायूं, तीसरा औरंगजेब और चौथा जहांगीर। तो हम सीधे ऑप्शन अपना औरंगजेब टिक करेंगे और इसकी जो बात है और समझ लेते हैं, जो इससे रिलेटेड जो कुछ तथ्य हैं। जैसे जजिया जो था वो गैर मुस्लिमों पर ही केवल लगता था, ठीक है। तो जजिया इस तरह आप जान लीजिए कि जजिया कर जो था वो गैर मुसलमानों पे, यानी कि मुस्लिम को छोड़ के हिंदू, सिख, ईसाई और भी जो धर्म वाले थे उनके ऊपर लगते थे, बाकी मुसलमान के ऊपर नहीं लगता था। ये एक ऐसा कर था। दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न दिया है, और दूसरे प्रश्न करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हों वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बेल आइकन दिखेगा, इसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो है कोई भी वीडियो बनती है तो आपके पास वो टाइम से आपके पास मौजूद हो जाए। तो देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो एक है शिपिंग, सेकंड है बैंकिंग और बीमा, सी है रेलवे, और डी है वृक्षारोपण और खान। तो इसका सही उत्तर है वो आप सभी अपने अपने कमेंट में जरूर हमको बताइए। तो सबसे बड़ा जो है योगदान है वो रेलवे है। वजह समझते हैं इसके, ये जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है वो रेलवे को माना जाता है। भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था, इसको जान लेते हैं। कब हुआ था भारत में रेलवे का जो प्रारंभ हुआ था वो आपको हुआ था 16 अप्रैल। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1953 में। 16 अप्रैल 1953 में। अगर आपसे विश्व में पूछा जाए तो विश्व में आप 1935 लगाएंगे कि सबसे पहले विश्व में आरंभ जो हुई थी 1935 में हुई थी। तो ये कहाँ से कहाँ तक चला गया था? और पहली पैसेंजर ट्रेन थी जो तत्कालीन, जो उस समय की बंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। कहाँ थी? बंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। बंबई से बोरी बंदर, मैं इसको लिख रहा हूँ, जो बंबई थी उस समय, तत्कालीन बंबई मतलब उस समय की बंबई के बोरी बंदर से कहाँ तक? ठाणे तक। ठाणे तक चली थी। तो बोरी बंदर से ठाणे तक नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपको ऑप्शन दिया है तुलसीदास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि या वेद व्यास। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। मुझे उम्मीद है कि पंचतंत्र की कहानियां अगर जिसने पढ़ी होगी तो वो जरूर ऑप्शन को सफलतापूर्वक टिक कर पाएगा। तो पंचतंत्र की कथाएं थी विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। तुलसीदास जो थे, तुलसीदास द्वारा रचित जो है सबसे प्रमुख चीज क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस। और देख लेते हैं वाल्मीकि द्वारा रामायण एवं वेद व्यास द्वारा महाभारत। तो ये सब महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य की श्रेणी में आती है, और ये पंचतंत्र। तो ऐसे आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया है, क्या दिया? चौथा प्रश्न दिया कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। समझिएगा बात को कि गौतम बुद्ध ने जब सारनाथ में पहला उपदेश दिया था वो किस विषय पे था, उस विषय को बताना है आपको। विषय ए है भूमि स्पर्श मुद्रा, बी है ध्यान मुद्रा, सी है धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, और डी है अभय मुद्रा। तो इसमें इस प्रश्न को हमें लग रहा है पहले भी कर चुके हैं, तो सी वाला ऑप्शन देखिए, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा जो है यही आपका सही उत्तर है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। किस में दिया था? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो आप गौतम बुद्ध को आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर का है। क्या है 55 नंबर क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो हरिसेन को आपको बताना है किसके दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बी है कुमारगुप्त, सी है समुद्रगुप्त, और डी है स्कंदगुप्त। तो आप इसमें समुद्रगुप्त को टिक करेंगे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वे विशेष रूप से प्रयाग प्रशासित
प्रशस्ति के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। किसके? विशेष रूप में जो इनके इनके द्वारा जो लिखित थी वो प्रयाग प्रशस्ति थी। क्या थी? प्रयाग प्रशस्ति। इसके लिए ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। इसमें क्या था? जो प्रयाग प्रशस्ति थी, इसमें जो समुद्रगुप्त थे इनकी वीरता के बारे में इसमें लिखा गया है, और इसीलिए ये प्रसिद्ध, ये प्रयाग प्रशस्ति थी, और इसीलिए मुख्य जो रूप से प्रसिद्ध है हरिश्चंद्र जो थे इनके काफी प्रसिद्ध थे। छठवें प्रश्न की बात करें तो छठा प्रश्न क्या दिया है कि 1930 में, ध्यान दीजिएगा, सन देखिएगा, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा, अब यहाँ से एक प्रश्न और आपको मिल गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी। कब चलाया गया था? तो 1930 में। ये प्रश्न में से आप आंसर यहाँ देख सकते हैं। और दिया कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। अब इसमें कारण आपसे पूछ दिया गया है, आपसे सन पूछ सकता है, आपसे शुरुआत करने वाले की नाम पूछ सकता है, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में। तो इसका शुरू होने का कारण बताइए। तो ए है इनमें से कोई नहीं, बी है लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु, और सी है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, और डी है नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। तो क्या कुछ सही है? इसको हम जानते हैं और समझते हैं। जब सबसे पहले जान लेते हैं कि कब शुरुआत हुआ था। ये इसकी शुरुआत हुई थी कब? जब लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में थी। अब देखिएगा, इससे रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं उसको मैं बताऊंगा। आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, लाहौर अधिवेशन वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1929 में। इसको नोट करिएगा आप, 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 में कांग्रेस की कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया था। किसको दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस की कार्यकारिणी को दिया गया था। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय से बातचीत कर समझौता करने का प्रयास किया। समझिएगा बात को कि आंदोलन जब शुरुआत होना था उससे पहले गांधी जी ने वायसराय से बातचीत करके समझौता करने का प्रयास किया था, लेकिन ये सफल नहीं रहा था। इस उद्देश्य से उन्होंने अपनी 11 सूत्रीय मांगे पेश की और यह आश्वासन दिया कि यदि सरकार उन्हें स्वीकार कर लेती है तो आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू किया। अब इससे रिलेटेड ये जो है इसको मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट कीजिए। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। इसको जरूर आप नोट कीजिएगा, ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह था 12 मार्च 1930 को। 7वें प्रश्न की बात करें तो 7वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो ए है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन ने हस्तांतरित कर दिया। जो इस 1857 के विद्रोह का परिणाम जो था वो सबसे जो इम्पोर्टेंट थी वो मेरे हिसाब से इसी को मानना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने अध्ययन किया है वो यही है। बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। बी दिया है कि अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा, ये गलत है। सी है अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का प्रयास किया, जी बिल्कुल गलत। और डी है जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया था, ये भी गलत है। चर्चा करते हैं ए पे। जैसे दिए गए जब विकल्प में से 1857 के विद्रोह का परिणाम था, क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरित कर देना। जो शक्तियां थी वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गई। इस जो विद्रोह हुआ था, इसके बाद अंग्रेजों ने भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों अनुपात जो था वो घटा दिया। यानी कि जब ये विद्रोह हुआ उसके बाद क्या किया गया कि भारतीय सेना में जो भारतीय रहते थे उनको घटा दिया गया, उनका संख्या जो है घटा दिया गया, और यूरोपीय सैनिकों का संख्या जो है बढ़ा दिया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब किसी का अध्ययन कर रहे हो तो पूरी बारीकी से करिए। तो इसमें क्या किया गया कि जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, उनकी संख्या भारतीयों की कम करती गई और यूरोपियों की बढ़ाती गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्ति थी वो अब क्राउन के अधीन आ चुकी थी, जिसको आप 1857 की क्रांति के बाद देख सकते हैं। बात करेंगे 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न आपका दिया है, क्या दिया है पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ी अंतःस्थलीय जल निकाय है? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ी अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो ए है इनमें से कोई नहीं, बी है बैकाल झील, सी है सुपीरियर झील, और डी है कैस्पियन सागर। तो इसको आपको आंसर करना है, और मुझे उम्मीद है आप सभी अपना टिक कर चुके हैं ऑप्शन कैस्पियन सागर। वजह जान लेते हैं। कैस्पियन सागर जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। सुपीरियर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन कैस्पियन सागर की अगर बात करें तो वो कैस्पियन सागर जो है पृथ्वी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय जल निकाय है। मतलब जो किसी समुद्र के अंदर जो बड़ा जो झील है वो उसकी बात कर रहा है। तो कैस्पियन सागर जो है ये वही है, इसलिए इसको सबसे टॉप पे देखा जाता है। वजह भी है, टॉप पे रहती भी है अपने गुणों की वजह से। 9वें की बात करें तो 9वें प्रश्न में दिया कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा कि इस प्रश्न में क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था?
स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, और बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है मौलाना आजाद, और डी है राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो आप बेझिझक बिना संकोच के आप सी राजगोपालाचारी को आप टिक करेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। वे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। क्या थे? वे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। और इसमें आपसे पूछा है कि देखिएगा, स्वतंत्र जब भारत स्वतंत्र हो गया, यानी कि अंग्रेजों से जब स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद जो पहले भारतीय हुए थे, वो पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम आपसे पूछा, तो सी राजगोपालाचारी आप टिक करेंगे। अब हम अपने लास्ट प्रश्न को देखेंगे, 10वें प्रश्न को। मैं छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आपको बोर ना हो, अपने जो समय सीमा हो वो आप हर जगह यूज कर सकें, यहां भी अपना समय से दे सकें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? जरा समझिएगा कि कौन सा अधिनियम से वर्मा जो है भारत से अलग हुआ था। तो ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, और डी है रानी की उद्घोषणा, और डी है मॉर्ले मिंटो सुधार या मिंटो मॉर्ले सुधार। तो ऐसे प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो जो ऑप्शन है आपका वो ए राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसको मिनी संविधान कहा जाता है, भारत का जिसको मिनी संविधान कहता है, उसको भारत से वर्मा को अलग किया गया था। वर्मा को वर्तमान में म्यांमार के नाम जाना जाता है। किससे जानता है? वर्मा को म्यांमार के नाम से जाना जाता है, म्यांमार। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, म्यांमार। तो ये प्रश्न थे, इसको मैं अपने जाने भर में बहुत अच्छे से आपको विश्लेषण करता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आप अगर प्रश्न एक देखें तो उससे 2-3 प्रश्न आपके तैयार हों। इसी वजह से मैं इस पर समय लेता हूँ और छोटा क्लास बनाता हूँ। तो उम्मीद है ये क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं आपके साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।